फिटनेस और हेल्थ 2025 में क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले ऐसा था ना कि ठीक है फिट है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइफ चल रही है। कोविड में एक झटका लगा। सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां ली जाती है। क्या ये लेना सही होता है या गलत? 80% चीज़ें डाइट से कवर हो और 20% सप्लीमेंट कवर करे, बेस्ट केस सिनेरियो। फैट लॉस पहली बात तो होता क्या है और लोग इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? 95% लोग जो फैट लॉस करते हैं या तो उनका सारा का सारा वेट वापस आ जाता है या उसके आगे ही पहुंच जाते हैं 5 इयर्स में। ये एक्चुअल रिकॉर्डेड रिसर्च। सिंपल है यार फैट लॉस करना, खाना कम खाओगे फैट लॉस हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये कि गाइस, भूखर ताल मत करना अगर फैट लॉस करना हो तो। कोशिश करो 25% ऑफ द प्लेट इज फिल्ड विद सम और द अदर सॉर्ट ऑफ फूड। 25% ऑफ इट कैन बी योर कार्ब्स एंड 25% शुड बी फाइबर्स। इसके अलावा 25% कैन बी योर चॉइस। 40s और 50s के बाद पेरेंट्स को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इवन आफ्टर टेकिंग द करेक्ट डाइट। उनका मसल मास कम होने लग जाता है। जितना मसल मास रहेगा उतना ही लंबा आप जियोगे। प्रोटीन पाउडर इज सेम एज स्टेरॉइड्स। मेल्स और फीमेल्स के फिटनेस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? तो मेल फीमेल ट्रेनिंग 90% सेम, 10% डिफरेंस आता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड फिटनेस कोचेस में से एक है। हमने आज न्यूट्रिशन के बारे में बात करी है, डाइट के बारे में बात करी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करी और इन सब चीज़ों को फॉलो करने का सही तरीका क्या होता है हर एज ग्रुप के लिए। इन सब टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है। आई होप इस कॉन्वर्जेशन से आपको जेन्युइनली कुछ सीखने को मिला और अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को। लेट्स स्टार्ट। टेल मी समथिंग, फिटनेस और हेल्थ 2025 में क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पोस्ट कोविड तो आई रियली एम थैंकफुल कि लोगों को अब थोड़ा सा बेहतर समझ में आने लग गई है फिटनेस हेल्थ। सेकेंड चीज़, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है अगर आप ज़्यादा फिट हो तो। जनरल आइडिया है, डायरेक्ट कोरिलेशंस नहीं पता है। ओके। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप रोज़ वर्कआउट करोगे या रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सबको पता है। मैं बोलूँ आप 1 किलो मसल मास बढ़ा लो और इससे आपकी मोर्टेलिटी रेट जो ऐसे द टाइम दैट यू डाई वाला जो रेट होता है वो 15% कम हो जाए, ओके, इज इट? तो फिर वो 1 किलो का मोटिवेशन रहेगा ना। दीज आर लाइक रिसर्चेस, वी कैन एक्चुअली कोट द रिसर्चेस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो अगर मेरे पेरेंट्स को 2 किलो 3 किलो मसल मास बढ़वाने से उनकी मोर्टेलिटी में 15 20 25% कम कर पा रहा हूँ, तो फिर अब आया ना क्वान्टिफाइबल नंबर। राइट। अब हुआ ना इम्पोर्टेंट। वीक्स सबको पता है एक्सरसाइज करने से अच्छे हेल्दी रहते हैं, लेकिन इतना मोटिवेटिंग नहीं है वो स्टेटमेंट। तो इसलिए 2025 मेक्स मोर सेंस कि अब हम लोगों को और पुश कर सकते हैं फिटनेस के लिए। लोग थोड़ा सा अब ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए हैं फिटनेस को लेके। पहले ऐसा था ना कि ठीक है फिट है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइफ चल रही है। कोविड में एक झटका लगा। अब थोड़ा सा रियली लगता है कि हाँ यार, वो एक बार फिर से आया तो एक बार फिर से कुछ और हुआ तो ओके। थोड़ा सा लोग अवेयर हुए हैं। और अब थोड़ा सा साइंस भी बहुत कॉमन सा पहुंच गया है लोगों तक। अब बहुत इजी है कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ChatGPT पे डाल के उससे पूछ सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। राइट। तो अब करना इजी हो गया है सारी चीज़ें। तो बढ़िया है, विन विन। दैट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, वो मतलब एक्चुअली कोविड में 80% ऑफ द पेशेंट्स हु डाइड इन कोविड वर ओबीज, इनफैक्ट मोर देन 80। अब ये एक छोटा सा स्टैट है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि यार ऑब्वियसली जो भी हाईलाइट करेगा डिमोनाइज होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ओबीज हैं। राइट। लेकिन इसका ये भी तो मतलब है कि ओबेसिटी और कोविड डेथ कितने क्लोज रिलेटेड थे। और ये 80% या 20% भी वो लोग हैं जो बहुत ओल्ड एज थे। तो आप ओबीज पीपल को हटा दो, ओल्ड एज पीपल को हटा दो, तो कोविड से डेथ तक पहुंचने वाले लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। राइट। तो सिर्फ ओबेसिटी कम करके अगर कोविड डेथ्स कम करी जा सकती थी तो हम पहले से अगर धक्का मारते पहले से अवेयर हो जाते तो फिर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट होता कोविड का भी। थोड़ा बेकार रहा है, थोड़ा सा सैड था वो पूरा पार्ट, पूरा फेज। आई नो, राइट।
बहुत लोगों के लिए। लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया मसल मास, समथिंग यू सेड समथिंग 1 केजी मसल मास? हाँ, हाँ। तो व्हाट इज़ मसल मास? सो लाइक बहुत ईज़ी टर्म्स में बोलूँ तो मसल मास इज़ आपके वेट में से फैट हटाने के बाद और ऑर्गन्स वगैरह का वेट हटाने के बाद जो भी चीज़ बचती है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं जितना अ, बड़े बाइसेप्स हैं उतना मसल, जितना जितना स्ट्रेंथ है उतना मसल मास। तो उस तरह से एक बार समझ सकते हैं मसल को। ऑब्वियसली साइंटिफिक डेफिनेशन इज़ अ लिटिल एडवांस, और अगेन वो मैं समझाना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा सिंपल रखते हैं। बट मसल मास इज़ योर बॉडीज़ मास व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट्स। अब 2-3 तरह की मसल्स होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, जो होती है मतलब प्रॉपर दिखने वाली जो मसल्स होती हैं आपकी बोन्स के ऊपर जो होती हैं, जो बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। मसल ना एक्चुअली स्ट्रिंग्स की तरह होता है। अगर मेरे हाथ को मूव करना है या मेरे फिंगर को ही मूव करना है, तो यहाँ की कुछ मसल्स होंगी जो मिलके इन फिंगर्स को मूव करवा रही है। फिर ओके, दूसरी आती है कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स। तीसरी स्मूथ मसल्स, ऑर्गन्स की मसल्स, जैसे मेरे खाने को पुश करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्डियक मसल अपन लोग आएँगे इस बारे में, हार्ट की मसल्स के बारे में, और एक अपना स्केलेटल मसल। ये 2 मसल्स हैं जिनके बारे में हम मेजरली बात करते हैं जब भी करते हैं। तो दैट्स इट, दैट वाज़ फॉर व्हाट इज़ मसल मास। ऑल्सो जैसे हमने पेरेंट्स की बात करी, हमारे इंडियन डाइट में एक प्रॉब्लम है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है प्रोटीन के कंपैरेटिवली। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से फिक्स करें? ऑल्सो इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसे सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियाँ ली जाती हैं। बहुत लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। क्या ये लेना सही होता है या गलत? 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, सो लेट्स गो अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ जो सप्लीमेंट्स वाली है, से इंडियन वुमेन आर कंसिडरेबली वेरी, वेरी लो इन विटामिन डी, ओके? एंड उस वजह से कैल्शियम है जो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, उस वजह से बोन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएँगी। तो सप्लीमेंट्स लेना बुरी बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो विटामिन डी, विटामिन बी 12 के शॉट्स ऑलमोस्ट हर बार आपको डॉक्टर सजेस्ट कर ही देगा। या फिर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाओगे, सो मेरे पास ऑलमोस्ट 500 प्लस क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने ब्लड रिपोर्ट्स अभी तक करवाए हैं। 480 से ज़्यादा आउट ऑफ 500 कि या तो विटामिन डी कम रहे हैं या बी 12 कम रहे हैं। जिनके ज़्यादा रहे हैं वो या तो बहुत रेयर केस हैं, बहुत अच्छी डाइट है, या फिर वो लोग ऑलरेडी सप्लीमेंट्स लेते थे। ओके, तो वेरी सरप्राइजिंग, बट विटामिन डी हम लोग एब्जॉर्ब कर नहीं पाते ना। हम लोग धूप में कितनी देर रह लेंगे, राइट। और जो धूप में रह पा रहे हैं प्रॉब्ली सनस्क्रीन लगा के जा रहे हैं। तो धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा घाटे का सौदा है, और बहुत मुश्किल भी है क्योंकि कंटिन्यूअसली बॉडी को हैबिट भी नहीं है एब्जॉर्ब करने की चीज़ें। तो नेचुरल वे में चीज़ें लेना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके आयरन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए रोज़ आधा किलो पालक खानी पड़ती है, खा पाओगे? नहीं, चलो पालक खा लोगे, सिर्फ पालक नहीं खानी है ना। दिन का 5-6 किलो खाना कोई नहीं खा सकता। तो नेचुरली उतना कवर नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, इंडियन डाइट में प्रोटीन कम क्यों है? लाइक दैट इज़ अ बेटर वे टू अप्रोच इट। इट्स बिकॉज़ कि पहले के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे। लाइक हमारे पास हमेशा से वार्म टेम्परेचर्स रहे हैं, और वेजिटेरियन फूड का एक्सेस हमेशा से ही रहा है थ्रू द एजेस। तो उस वजह से ना प्रोटीन कम क्वांटिटी में भी हो तो भी चल जाता था। प्लस पहले कम नहीं था, पहले दूध घी बहुत था, और उसके अलावा कार्ब्स अगर से सपोज़ 80% है, तो वो 80% बचते थे। माय 80 ईयर ओल्ड ग्रैंडपा यूज्ड टू वॉक, हमारा ऐसे 40 एकड़ का खेत था, वो रोज़ सुबह उठ के 80s तक एक पूरा चक्कर लगा के आते थे उसका। मैं नहीं सोच सकता वो करने का यार। मैं फिट हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं फिट हूँ, मतलब मैं मानता हूँ मैं फिट हूँ। लेकिन जब इतना कर रहा है व्यक्ति, तो 5, 7, 8, 10 रोटी कहाँ जा रही है पता भी नहीं चल रहा है। सही बात है। और दूसरा, थोड़ा-सा ऐसे फूड्स का लाइक ऐसे फूड्स बढ़ गए हैं डाइट में, जो ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, ईज़ी होते हैं, और कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से ना कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटीन कैसे बनाएँ? थोड़ा-सा से अगर वेजिटेरियन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।
थोड़ा सा प्रोटीन पे फोकस करना ईजी है। और दूसरी चीज़, दूध दही या छाछ या ऐसी चीज़ों को ना वापस से लाना पड़ेगा थोड़ा सा डाइट में। सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हेल्प्स, बट उसका नाम सप्लीमेंट है। 80% चीज़ें डाइट से कवर हो और 20% सप्लीमेंट कवर करे, बेस्ट केस सिनेरियो। नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सप्लीमेंट पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। राइट। मल्टीविटामिन्स का भी थोड़ा सा ऐसा सीन है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स पे रिलाई करके अगर अपना एक्चुअल फूड इनटेक ही मैसअप कर रहे हो तो बुरी चीज़ है। सही बोलते हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका अदर वे राउंड भी नहीं होना चाहिए ना कि हम लोग डेफिशिएंसी में जी रहे हो। जैसे विटामिन डी का एक छोटा सा फैक्ट है कि जब आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल्स विटामिन डी होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। हम्म। अब विटामिन डी कम है तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर है, इससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कितनी कम परफॉर्म कर रही है जब तक वो टायर ठीक नहीं हो जाता। राइट। जब बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आएंगे, जब वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, तो आपको लगेगा यार मैं इतने टाइम से अंडर परफॉर्म क्यों कर रही थी, इतने टाइम से मैं डल एंड ड्राउजी क्यों थी दिन भर में। ये ये अच्छी एनर्जी लेवल पे भी तो रहना एक लाइफ होती है, ये हम भूल चुके हैं। राइट, हमें लगता है यही नॉर्मल है जो है। मतलब बहुत सारे लोगों को आप देखो, हाँ, नी पेन या फिर से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्होंने इसी को नॉर्म मान लिया, उनको लगता है यही नॉर्मल लाइफ है, नी पेन के साथ ही लाइफ जी जाती है। नहीं, क्यों? उसको उसके बिना भी तो लाइफ होती है, और कुछ लोगों की तो थी। आज से 50 साल पहले तो सभी की थी। सभी की थी। और 50 साल पहले सही में लोग नहीं लेते थे सप्लीमेंट्स वगैरह और बहुत अच्छे रहते थे, क्योंकि वो लोग 10 बच्चे होते थे, इसमें से 4 या 5 जी चुके होते थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे फ्रॉम द वेरी बर्थ। नेचुरल सिलेक्शन काम कर चुका होता था। तो फिर अब उन लोगों से कंपेयर हम खुद को करें हमारी लाइफस्टाइल के साथ, हमारे यहाँ रूम ही नहीं है 40 एकड़ चलने का, सही। स्पेस ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो फिर थोड़ा सा तरीके बदलने पड़ेंगे लाइफ के जीने के। तो हाँ, सप्लीमेंट्स लेना इज गुड, बट कंप्लीटली रिलायंस इज बैड। ऑल्सो शायद उस टाइम पे एयर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, ऑल्सो जो खाना उगाया जाता है उन सब का भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर था जो इस टाइम पर है। एक्चुअली सो तीनों तीनों का एक स्पेसिफिक लेवल पे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एयर क्वालिटी। 3-4 साल पहले मैंने मेरे घर पे एयर प्यूरीफायर लगवाया। पहले ना मेरी एक्चुअली मुझे ना ऐसा लगता था कि नाक ठीक से काम नहीं करती, मुझे खुशबू कम आती है चीज़ों की। मैंने उसको लाइफ मान लिया था, ठीक है। मेरे साथ में जितने भी लोग घर वर पे आते हैं, कभी भी कोई अगर जैम्ड नोज से आता है तो 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि घर पे आने के बाद जस्ट बिकॉज वो एयर प्यूरीफायर है, उनकी नाक खुल जाती है, क्लियर हो जाती है, वो नॉर्मल सांस ले पाते हैं। और अब सही में ऐसा हो गया है कि मैं दूर से भी निकल रहा हूँ ना, और वहाँ पर कोई ठेला लगा हुआ है, तो मुझे उस ठेले की खुशबू आप आती है। ओके। तो जब मेरी नाक ठीक से ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएगी, तो ऑब्वियसली मेरे सारे मैट्रिक्स ऊपर से नीचे तक खराब नहीं हो गए। हुँ। स्पेशली क्योंकि पोल्यूशन इतना है, तो थोड़ी-थोड़ी सी नाक जैम्ड अप रहती है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे आपके भी रिलेटिव्स हैं, जो अगर एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, तो प्रॉब्ली स्नोरिंग बंद हो जाएगी, राइट। क्योंकि वो नोज़ में ब्लॉकेज है, और वो इसीलिए है ताकि और कचरा अंदर नहीं जा पाए। बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। तो अगर हवा ही साफ होगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना नाक को जैम करने की। लाइक मेरा छोटा-सा भाई है, 4-5 इयर्स ओल्ड, उसको मैंने देखा कि वो मुँह से बहुत साँस लेता है, उसकी नाक हमेशा ही बंद रहती है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है। और उस वजह से फेस का शेप चेंज हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। नॉट जस्ट बिकॉज़ बचपन में उसको अच्छी एयर नहीं मिली, वो हाई राइज़ अपार्टमेंट में रहता है, उसके बाद नहीं मिल रही है। तो उसका लाइफ लॉन्ग के लिए फेस ही चेंज हो जाए क्योंकि वो मुँह से साँस लेता है। वो दैट्स नॉट जस्टिफाइड। एब्सोल्युटली। कमिंग टू वाटर, वाटर के साथ सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वाटर से जो हमें मिनरल्स मिल जाने चाहिए थे, वो अब नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्यूरिफाइड वाटर लग्ज़री नहीं, नेसेसिटी है। नहीं लोगे बीमार पड़ जाओगे। अब वो प्यूरिफिकेशन के साथ बहुत सारे मिनरल्स हम लूज़ कर जाते हैं, और वो उस पॉइंट पर है कि मैं अगर आज अ, अपने दादाजी के साथ उनके लेवल का पानी पी लूँ,
या कुएं में से डायरेक्ट निकाल के पानी पी लूँ तो शायद मेरा पेट खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि वो मिनरल्स बहुत हैवी हो गए हैं मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है पानी को फ़िल्टर करके पीने की, और उस वजह से मिनरल्स की शॉर्टेज हो गई है। हुँ, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल। बेहतर ऑप्शन है कि हम बाहर से मिनरल्स कंज़्यूम कर लें। सही बाहर बात है। से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कंज़्यूम कर लें। थर्ड, फूड। यार फूड तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। तो सबसे पहले वेजिटेरियन फूड पे आते हैं। आप वेजिटेरियन फूड जो भी क्वालिटी का लेते हैं, वी ऑल नो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बट वी डोंट नो कि सॉइल की क्वालिटी इतनी डाउन जा चुकी है बिकॉज़ ऑफ रीयूज़, कि अब वो न्यूट्रिएंट्स रहे ही नहीं हैं उन फूड्स में जो हम पहले अज़्यूम कर लिया करते थे। राइट। मैं गूगल करूँगा, अगर मेरे ग्राउंडनट में, मेरी मूँगफली में मुझे दिख रहा है कि इसे 1 मुट्ठी मूँगफली में 5 ग्राम प्रोटीन है, थोड़ा बहुत सेलेनियम है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम है। हो सकता है मेरे सॉइल की कैपेसिटी ही नहीं थी जो अ, जहाँ से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके मेरी मूँगफली तक पहुँच पाते। सेकंड थिंग, ये एक साइकिल की बात नहीं है। फिर जो मेरा सेकंड टाइम के लिए बीज गया है वापस से, उस बीज का भी तो पोटेंशियल बहुत लो था। हुँ, वो जो मूँगफली का बीज था, ना उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट डेंस या न्यूट्रिएंट रिच कैपेसिटी था, फिर सॉइल में भी नहीं था। तो आते-आते खोखला हो जाता है, नो? अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार जो भी खा रहे हो सब काम का नहीं है, खाओ। जितना नेचुरल फूड खा सकते हो खाओ, जो बेस्ट केस सिनेरियो खाओ। बट हाँ, फूड की क्वालिटी कम गई है, डिक्रीज़ हुई है, इस फैक्ट को मान के हमें थोड़ा-सा सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट होने की थोड़ी बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट। तो मतलब सप्लीमेंट्स हमारे बेनिफिट में ही काम करते हैं। सप्लीमेंट्स बेनिफिट में काम करते हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट चिकन। सो वी ऑल नो हाउ द व्हाइट बॉयलर चिकन looks like and what a normal chicken looks like. Okay. राइट। थोड़ा सा I can speak a little soft for the vegetarian people, but the chicken that we usually get, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता बड़े होने के लिए। वो चिकन केपेबल भी नहीं होता है रिप्रोडक्शन के। वो चिकन को स्टेरॉइड्स से या फिर अलग अलग तरह की मेडिसिन से इन्फ्यूज़ कर करके जल्दी से ग्रो किया जाता है। राइट। अब जब केमिकल्स डाल के मैं किसी चीज़ को बड़ा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे को भी तो हार्म करेगी, वही तो मुझे कंज़्यूम करना है, क्वालिटी क्या बची? मतलब चिकन को सॉरी, एग्स को वेजिटेरियन बोलते हैं कभी-कभी आजकल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एग्स की ताकत ही नहीं है कि वो कभी रिप्रोड्यूस कर पाए। जो 90% 95% आपको व्हाइट एग्स दिखते हैं मार्केट में, उनमें से कभी कोई हैच होके कुछ निकल नहीं सकता है। अब वो दैट्स व्हाट मेक्स देम वेजिटेरियन। यूजुअली ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हाउ मेनी एग्स शुड वी ईट इन अ डे? मैं बोलता हूँ यार 1-2 से ज़्यादा एग योक मत खाना। क्यों? क्योंकि वो योक में वो सारे केमिकल्स हैं जो आपका पेट खराब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज़ अगेन उसमें से बच्चा तो नहीं निकलने वाला था कभी भी। सही बात है। तो जो एग व्हाइट्स हैं वो फिर भी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। इसीलिए एग व्हाइट्स लेना सेंसिबल है। ऐसा नहीं है कि एग योक्स को मना करना चाहिए। बट अगेन अगर हम एक्सेस कर सकते हैं अच्छे वाले चिकन के एग्स तो व्हाई नॉट? बट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई लेट्स से नॉन वेजिटेरियन है और उसे प्रोटीन पाउडर कंज़्यूम नहीं करना है, तो वो सिर्फ़ अपनी नॉन-वेज डाइट से उतना प्रोटीन ले सकता है। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली मतलब नॉन-वेजिटेरियंस के लिए बहुत ईज़ी है। वेजिटेरियंस में भी पॉसिबल है बट थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी नॉन-वेजिटेरियंस के लिए बहुत ईज़ी है। से जब भी आप आपकी एक प्लेट लेते हो, पोर्शन कंट्रोल हम लोग बहुत पॉपुलरली बोलते हैं। कोशिश करो 25% ऑफ द प्लेट इज़ फिल्ड विद सम और द अदर सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, नॉन-वेजिटेरियन में, राइट। एंड 25% ऑफ इट कैन बी योर कार्ब्स एंड 25% शुड बी फाइबर्स। मोस्टली इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन सैलेड्स ओके। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी चलेंगे। इसके अलावा 25% कैन बी योर चॉइस, जैसा रखेंगे वैसा आउटपुट मिलना है। तो लाइक ऐसे एकदम 100% का मैं वो नहीं बोलता कि 100% ऐसे ही रखो, क्योंकि प्रिसाइजली कोई नहीं रख सकता। सो 25% प्रोटीन, से 25% कैन बी योर एग्स, 25% कैन बी योर नॉन वेजिटेरियन थिंग, लंच और डिनर तो स्पेसिफिकली। 25% हैज़ टू बी योर कार्ब्स, गुड क्वालिटी कार्ब्स। रोटी बहुत अच्छी चीज़ है, चावल बहुत अच्छी चीज़ है, वो खा के कोई मोटा नहीं हुआ, उनको बदनाम करने की नीड नहीं है। और थर्ड थिंग इज़ योर ग्रीन्स, वेजिटेबल्स या फाइबर्स कुछ भी अच्छी क्वालिटी के। इसके अलावा 25% योर चॉइस। दैट्स हाउ यू डिज़ाइन योर प्लेट। बहुत ईज़िली आप आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स एक
नॉर्मल से पर्सन के लिए रिकवर अप कर लोगे। सो लेट्स से अगर किसी को फैट लॉस करना हो, आजकल ये बहुत कॉमन टर्म है, तो फैट लॉस पहली बात तो होता क्या है और लोग इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? फैट ना आपकी बॉडी ने इमरजेंसी के लिए एनर्जी स्टोरेज बना रखा है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इफ आई रन अ कंपनी आई वुड से कि आई हैव 25 लाख एज 3 मंथ का बफर। तो दैट इज योर 25 किलोग्राम्स ऑफ फैट जो बॉडी ने उस समय के लिए बचा के रखा है, जब अकाल पड़ जाएगा, जब खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ये चीज़ें कॉमन थी, अभी अभी अबंडेंस आया है ना, तो बॉडी को बुरे टाइम्स के लिए फैट को बचा के रखना एक नेसेसिटी थी। अगर से कोविड खाने से हो रहा होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू गो। एनीवन हु इज 100 किलोज मेरी हाइट पे, वो मेरे से 6 महीने ज़्यादा जी जाता। ओके। मैं शायद 1-2 महीने से ऊपर नहीं जी पाता, क्योंकि फैट परसेंटेज बहुत कम है। तो ये उस टाइम के लिए एक एनर्जी स्टोरेज बना के रखा हुआ है बॉडी ने फैट का। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यूज़ तो कभी हो नहीं रहा है, और आजकल खाने की कमी हो भी नहीं रही है, होने भी नहीं वाली है। तो फिर ये थोड़ा-सा हमें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है और हार्म करता है। अब फैट लॉस में सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, लाइक एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं फैट लॉस करते वक़्त, कि फैट लॉस में आप एक्सेलेरेटर पे पैर नहीं रख सकते। आपको लगता है आप 3 महीने में 15 किलो वेट लॉस कर लोगे, करके देखो। 95% लोग जो फैट लॉस करते हैं, या तो उनका सारा का सारा वेट वापस आ जाता है, या उसके आगे ही पहुंच जाते हैं 5 इयर्स में। ये एक्चुअल रिकॉर्डेड रिसर्च है, ठीक है। ओके। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी बस 5% ही है। तो आपको लगता है आप 3 महीने में 15 किलो लूज कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वो 3 महीने बाद आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि यार वो जो मेरा 25 लाख का रिजर्व था, वो कोविड में ख़त्म हो गया, तो मैं अगली बार 25 की जगह 30 लाख का रिजर्व नहीं रखूंगा अपनी कंपनी के लिए, 35 का नहीं रखूंगा। तो पहले से थोड़ा-सा बढ़ जाता है। सर्वाइवल ही तो प्रायोरिटी थी। उसको लगा 3 महीने अकाल पड़ी है। उसको नहीं पता था कि दुनिया में खाना था, आप खुद के लिए नहीं खा रहे थे। सही बात। सो व्हाट वुड इट डू कि अगली बार के लिए उनको सर्वाइव करना है। और पिछली बार अगर 10 किलोमीटर चल के दिन में मैंने 3 महीने में 15 किलो लूज़ कर दिया था। अब नेक्स्ट टाइम एफिशिएंट होना है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन कोविड हिट्स आई वुड बी एफिशिएंट विद माय स्पेंडिंग। तो फिर आप 10 किलोमीटर चल के 15 की जगह शायद 12 ही लूज़ करोगे। तो जितनी बार ट्राई करते जाओगे, उतनी बार एफिशिएंसी कम होती जाएगी, बॉडी स्मार्ट हो गई। बॉडी स्मार्ट हो गई, और स्टोरेज बढ़ गया है। हुँ। तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं, आप आपके आसपास देखो, आपको 3, 4, 5, 10, 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सालों से कोशिश कर रहे हैं फैट लॉस की। बार-बार डाइट पे जाते हैं, बार-बार ऐसे खुद को भूखा मारने की कोशिश करते हैं। बॉडी कम्स बैक, बॉडी उनको वापस से थोड़ा-सा और हेल्दी कर देती है, और फिर हमें ऐसा लगता है यार, इसीलिए मेरी इंडस्ट्री भी चलती है, लाइक प्रीडोमिनेंटली फैट लॉस इंडस्ट्री और फैट लॉस के जितने भी कोचेज़ हैं, सब इसलिए चल रहे हैं, या यूट्यूब पे जो एक्सट्रीम डाइट्स हम इसीलिए चल रही हैं, क्योंकि सबको लगता है मेरी ही गलती थी मैं डाइट पे नहीं रह पाया। भाई नहीं रह सकते। जब बॉडी सर्वाइवल के लिए लड़ने आती है ना, वो पापी पेट या पेट का जो वो इतनी बड़ी-बड़ी एनालिसिस बनी हुई है ना हमारे कल्चर में, वो इसीलिए तो हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ट्रू हैं, उनसे नहीं लड़ सकते आप। और अगर लड़ लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लड़ लोगे, लेकिन यही है क्या लाइफ में करने को बस। तो इट डज़न्ट मेक सेंस टू गो फॉर फैट लॉस इन अ स्पीडिंग प्रोसेस ही। सिर्फ ये कॉमन मिस्टेक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी डिग्रीज़ में कम हैं एज़ अ मिस्टेक। अब जैसे जो वुमेन घर पर रहती है, उनका जिम जाना इतना होता नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने फैट लॉस पर ध्यान करें, घर पर रह कर के ही, और वो भी इंडियन डाइट के साथ? इस केस में थोड़ा-सा प्रोटीन रिच फूड पे ज़ोर से फ़ोकस हेल्पफुल रहता है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, जिम नहीं जा सकते, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ चैलेंज करते रहे आपको उस लेवल का वर्कआउट करना पड़ेगा कुछ। अगर आप रोज़ सपोज़ करिए घर के अंदर ही से 1 आध घंटा तो हम लोग वॉक कर ही लेते हैं काम करने के बहाने, तो वो जो 1 घंटा है उसको 1 एंड अ हाफ आवर करना पड़ेगा, धीरे-धीरे। 1 एंड अ हाफ से 2 आवर करना पड़ेगा। या फिर सपोज़ करो 10-15 मिनट तो मैं एक्सरसाइज़ को एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो लगा के। तो थोड़ा-थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन से अगर हम बाहर पुश करते जाएँगे, तो एक तो फैट लॉस हेल्प करेगा, क्योंकि मसल मास बिल्ड हो रहा है, दूसरा आप प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो। प्रोटीन रिच फूड खाने से फैट लॉस कैसे होगा? जैसे ही आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे, या तो वो प्रोटीन मसल बनने जाएगा,
या फिर वो प्रोटीन एक्सक्रीट हो जाएगा। यू कैन नॉट स्टोर प्रोटीन। ओके। सो सपोज करो मैंने जो बताया था, मेरी 1/4 थाली अगर प्रोटीन है, तो 1/4 फूड या तो मेरा मसल बनने में कंज्यूम होगा, या फिर वो 1/4 कैलोरीज मेरी ऑलरेडी कम हो गई मेरे खाने में से। राइट। मुझे खुद को भूखा नहीं मारना पड़ा, और ऑटोमेटिकली मैं 1/4 खाना कम खाऊंगा। सिंपल है यार, फैट लॉस करना, खाना कम खाओगे फैट लॉस हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये कि एकदम से बहुत स्पीड में नहीं जाना है, करते वक्त मसल लॉस ना कर पाओ, इस तरह से करना है। जिम जाने से फैट लॉस सक्सेसफुल क्यों होता है? लाइक अगर सिर्फ खाने से ही फैट लॉस हो रहा होता, तो बहुत सारे लोग जिम जो जाते हैं वो फैट लॉस में सक्सेसफुल सिर्फ इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि जब तक मसल लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस का प्रोसेस स्मूथ रहेगा। राइट। अगर मसल लॉस होता है, अगेन बॉडी को लगता है अकाल पड़ गया, इस व्यक्ति को अगर मैंने उठ के खाना ढूंढने नहीं भेजा तो ये भूखा मर जाएगा। राइट। इसीलिए तो वो पुराने ज़माने का सीन है हमारा कि अगर कोई भी व्यक्ति लेज़ी बैठा हुआ है एज़ अ ह्यूमन, उसको अगर भूख नहीं लगेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए वो फैट लॉस के टाइम पे मसल्स बचाना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स द थिंग। गाइस, भूख हड़ताल मत करना अगर फैट लॉस करना हो तो। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ ना, आप कोशिश कर लो। आप अगर जल्दी-जल्दी फैट लॉस करने की कोशिश भी करोगे तो भी हो नहीं पाएगा वो। और अगर नहीं माननी है मेरी बात तो भी एक बार बस लोगों से पूछ के देखो। उनका यूजुअली यही होगा, यार मेरे भाई की शादी आ गई थी इसलिए मेरी डाइट टूट गई। मेरी एग्ज़ाम्स आ गई थी इसलिए मेरी डाइट टूट गई। कुछ ना कुछ वो रीज़न खुद ही को ब्लेम कर रहे होंगे। अंडरलाइंग फैक्ट यही होगा कि उन्होंने बहुत ज़ोर से धक्का दिया था और फिर उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाए। राइट। और अगर उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर ही नहीं पाए और वापस यहीं आके फिर से शुरू करना है, तो इस पूरी प्रोसेस को अगर साल भर के डिफरेंस पे किया जाता, साल भर में 15 किलो लूज़ किया जाता, तो भी तो बात बन रही थी। अच्छा, एक और रीज़न है, लोग ना कोई भी डाइट को ऐसे धर्म की तरह फ़ॉलो क्यों कर लेते हैं? जैसे ही मैंने वॉकिंग स्टार्ट करी और साथ में करेले का जूस स्टार्ट किया, अब ये दोनों चीज़ें मिलके मुझे 2 हफ्ते में 3-4 किलो लूज़ करवा देंगी, क्योंकि वाटर लॉस हुआ है मेजरली। राइट। वाटर तो एनिमी था नहीं। लेकिन अब मुझे लगेगा कि अब मेरे बाकी के जो बचे हुए 10, 15, 20, 25 किलो हैं वो इसी तरह से होंगे। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद हमें ऐसा लगता है, यार वेट लॉस तो हो नहीं रहा है, काम तो वही कर रहे हैं। होगा, 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 होगा। फिर छोड़ देते हैं। फिर लगता है मैंने छोड़ दिया इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो मैं रोज़ करेले का जूस पीता, हो जाता काम। तो टॉर्चर करने से नहीं होगा वेट लॉस। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा बाद में। एंड विल हैव अ वेरी ऐसे प्रॉपर चार्ट कि ये चीज़ें करनी है फैट लॉस के लिए। 40s और 50s के बाद पेरेंट्स को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इवन आफ्टर टेकिंग द करेक्ट डाइट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, आर दे एक्चुअली टेकिंग द करेक्ट डाइट? और सेकेंडली 40s के बाद 50s के बाद से 40s के बाद फीमेल्स के लिए, 45-50s के बाद मेल्स के लिए उनका मसल मास कम होने लग जाता है। ओके। एक बात समझिए, जितना मसल मास रहेगा उतना ही लंबा आप जियोगे। सो दीज आर साइंस ऑफ एजिंग, एंड बाय एजिंग आई मीन जितना मसल आपका कम होते जा रहा है, यू आर गोइंग बैक क्लोजर टू डेथ। बॉडी का सिंपल सा रूल था, जितना चलाओगे उतना चलेगी। तो अगर मसल मास कम होने लग गया, मैंने वही उसी 80 ईयर ओल्ड 90 ईयर ओल्ड अब बहुत ज़्यादा तगड़े हेल्दी नहीं देखते हो उनको। राइट। तो मसल मास धीरे धीरे श्रिंक होते जाता है, जब वो रिजर्वायर ख़त्म हो गया, डेथ। राइट। तो फ्रॉम 40-45 नेचुरली बॉडी चाहती है कि जो जो चीज़ें एक्टिवली खाना कंज्यूम कर रही हैं या कैलोरीज कंज्यूम कर रही हैं उनको कम कर लें। मसल्स एक्टिवली खाना कंज्यूम करती हैं, ज़्यादा करती हैं फैट के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मसल मास को धीरे धीरे वो कम करने लगती है। सेम चीज़ बोन डेंसिटी के साथ भी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट पेन, घुटने का दर्द बहुत कॉमन है। अब घुटना एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा रिसोर्स भी ले रहा है, वो एक जॉइंट, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही है उसके आसपास की मसल्स। राइट। तो अगर मुझे लंबा जीना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं उनको धीरे धीरे कम करने लगूँगा, या फिर उस जॉइंट के आसपास की जो मसल्स हैं उनका यूज़ वैसे ही कम हो रहा है तो मसल्स को श्रिंक करने लगूँगा। अब पैर आधी बॉडी है, और चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे चढ़ना या उतरने वाला सिस्टम नहीं रहा है, क्योंकि पहले ना पहाड़ होते थे, चीज़ें होती थी, चढ़ना उतरना बहुत पड़ता था। अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं, उस पर से चलना और कम हो गया है। तो फिर घुटना या उसके आसपास की मसल्स का भी ज़्यादा काम नहीं है, घुटने के जॉइंट का भी काम कम है। तो मैं इतना बड़ा रिज़र्व क्यों रखूँ अगर मुझे लंबा जीना है तो?
कम चीज़ें रहेंगी, कम मेंटेनेंस रहेगा, कम चीज़ें मेंटेन करने पड़ेंगी। सही। बट प्रॉब्लम ये है, घुटने का दर्द शुरू हुआ, मैंने चलना और कम कर दिया, और प्रॉब्लम हुई और कम कर दिया, धीरे 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 फैट वही का वही है, तो मैं दिख नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। और पैर तुम्हारे यूजुअली हम ढक ही लेते हैं कपड़ों से, तो हमें पता नहीं चलता है कितने सूख जाते हैं हम लोग पैरों से। तो मसल्स कम होती हैं और उस वजह से 90% प्रॉब्लम्स होती है। से आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो बढ़ रही है वो ईज़िली कर्ब करी जा सकती है अगर मसल मास इंक्रीज़ किया जाए। आपके जो घुटने का पेन है या शोल्डर्स का पेन है या जितनी मसल्स रिलेटेड पेन है, ये सब बहुत ईज़िली कम किए जा सकते हैं बॉडी में एक्सरसाइज करके या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके। ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ समथिंग कि आप बॉडी के कोई भी मसल को उस जगह पर या उस तरह से काम करवाओ जो जिसके वो यूज़ टू ना हो, थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन के बाहर। ओके। मैं अगर 1 फ्लोर चढ़ सकता हूँ बिना कुछ नोटिस किए, मैं अगर 3 फ्लोर चढ़ा तो मेरे पैरों के लिए वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गई। ओके। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अब 3 फ्लोर की अगर मुझे हैबिट बन गई है तो 5 फ्लोर में लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। जिम में भी अगर मैं डंबल उठा रहा हूँ, मैं 2 किलो का डंबल उठा सकता हूँ, तो मैं उससे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा किसी भी तरह से, अगर वो मेरे लिए कम्फर्ट है तो। 3 किलो मेरे लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया। ओके। तो मसल को उस तरह से ऐसे मजबूर कर देना कि भाई ग्रो करो, वो होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बेसिकली पुश करना होता है, हाँ, थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन के बाहर, थोड़ी-सी मात्रा में, थोड़ी-थोड़ी मात्रा। थोड़ी-थोड़ी। बट कई दफ़ा क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हार्ट अटैक और दिमाग की नस फट जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। इस कारण लोग जिम जाने से भी डरते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? यार एकदम से अगर मैं खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दूँगा तो खारा हो जाएगा। धीरे-धीरे अगर मैं ग्रो नहीं करूँगा, धीरे-धीरे पुश नहीं करूँगा, तो बॉडी कभी-कभी ले नहीं पाती है। अब जैसे अभी रिसेंट केस है इंदौर में, एक पर्सन बैडमिंटन खेल रहा था, हुँ। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश किया, 1-2 सेट्स एक्स्ट्रा लगा लिया, थोड़ा इंटेंस हो गया होगा। बहुत अच्छे बिज़नेसमैन थे, बहुत सारे लोगों के पहचान के थे, चले गए। अगर सिर्फ़ जिम से हो रहा होता, तो फिर वो बैडमिंटन को कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं? राइट। या हार्ट अटैक के जितने भी केसेज़ होते हैं कि कोई स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो भी तो हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेज़ आते ही हैं। राइट। तो धीरे-धीरे बॉडी को अगर ओवरलोड करते रहेंगे, यहाँ पर आती है हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स जो हमने शुरू में बात करी थी। हार्ट की मसल्स को भी धीरे-धीरे लोड करके स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एकदम से बहुत ज़्यादा लोड डाल देंगे हार्ट की मसल्स पे, तो पहले से अगर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं हमारे हेल्थ में या फिर हमारे पूरे सिस्टम में, तो एकदम से कोलैप्स शायद हो सकता है। दूसरी चीज़, जिम्स में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते हैं या डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो ऑन द स्पॉट सीपीआर देके बचा पाएँ उस व्यक्ति को। तो उस वजह से भी बहुत सारे केसेस में जहाँ पर जिम जैसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लोगों को डेफ़िनेटली बचना चाहिए। एक ट्रेनर के लिए नेसेसरी होती है सीपीआर ट्रेनिंग, उसके बिना उसको कोई सर्टिफ़िकेट ही नहीं मिलता है। वहाँ पर व्यक्ति का बचना इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं क्योंकि अनक्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं या फिर रेगुलरली अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, तो भूल जाते हैं कि सीपीआर करना भी था भाई। तो इसलिए जिम्स के केसेस हैं। हार्ट को अगर वही है, अगर आप हार्ट को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करें, एकदम से बहुत ज़्यादा ना करें, यार मैं अगर रोज़ 10 मिनट वॉक कर पाता हूँ, तो मैं जाके आधे घंटे डांस नहीं करूँगा। राइट। मैं जाके 10 की जगह 15-20 मिनट करूँगा, जहाँ पर मुझे लग रहा है धीरे-धीरे, स्लोली करो, वो 1 महीने में आप कब 1 घंटे डांस करने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट धीरे-धीरे पुश करोगे चल जाएगा, एकदम से जोश में आके डे 1 पे बहुत ज़्यादा गरम-गरम खाऊँगा, मेरा मुँह चलेगा। सेम इज़ द रीज़न फॉर नस फटना या हार्ट अटैक आना। मैं अगर नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस ले सकता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस लूँगा चल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एकदम से ले लूँगा, प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है हार्ट अटैक आए। तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। राइट। मतलब किसी भी चीज़ में एकदम से पुश नहीं करना है। हुँ, आपकी जो नॉर्मल लिमिट है, उससे थोड़ा ज़्यादा, हुँ। फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा। और वो सिर्फ़ जिम तक लिमिटेड नहीं है, वो स्पोर्ट्स में, रनिंग में, वॉकिंग में, सेम नॉर्मल वर्क लोड, स्ट्रेस वगैरह में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ करके हार्ट हार्ट अटैक तक पहुँचा लेती है लोगों को। और 99% केसेज़ तो जिम में नहीं होते हैं। राइट। तो हर एक चीज़ में अगर आप करोगे एकदम से ओवरलोड तो हार्ट अटैक आएगा ही, तो इस वजह से हम हेल्दी होना ही नहीं छोड़ देंगे। हुँ। हार्ट अटैक से बचने का जो इकलौता तरीका हमें पता है, वही नहीं छोड़ देंगे। सही बात है। सो या दैट्स द थिंग। सो इट्स लाइक इफ यू ईट टू मच, जितना आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा यू विल वॉमिट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब इसकी वजह से मैं खाना नहीं छोड़ दूँगा। हुँ।
सही बात है। But I had this doubt, protein powder is same as steroids. नहीं, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर 2-3-4 चीज़ों से मिलके बनता है। हमारे यहाँ जो प्रीडोमिनेंटली 2 चीज़ें मिलती हैं वो होती है, एक तो वीगन प्रोटीन पाउडर, मोस्टली पी से बना होता है या सोया किस से बना होता है। दूसरी चीज़ होती है वे प्रोटीन, सबसे हॉट टॉपिक। वे प्रोटीन बना होता है दूध से, ओके। तो अगर दूध से बनी हुई कोई चीज़ है तो वो स्टेरॉइड कैसे होगी? अब प्रोटीन पाउडर और स्टेरॉइड्स में कॉमनली कन्फ्यूजन इसलिए हो जाया जाता है क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले 95% ऑफ प्रोटीन पाउडर्स 5-7 साल पहले तक फेक थे इंडिया में, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स। अब बहुत अच्छे हो गए हैं, बट जो फेक प्रोटीन पाउडर्स थे उनकी वजह से डॉक्टर के पास पहुंचने वाले जितने भी लोग थे वो सारे सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे थे, उनकी इतनी सी गलती थी और डॉक्टर को देखा लिवर फेल हो गया क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व थे। बहुत पहले क्या होता था ना कि गुरुजी कल्चर था जिम्स में। अब अगर किसी को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मैंने डब्बा गुरुजी ने दिया, अब उसके अंदर मैं 5,000 रुपये कैसे लूँ उस डब्बे के, तो मैंने 1,000 का प्रोटीन डाला और 500 के स्टेरॉइड डाले, मिक्स करके दे दिया। सामने वाले को क्या पता है, 90% स्टेरॉइड यूजर्स को यही नहीं पता होता है, स्पेशली जो लाइक सोच समझ के भी लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, 90% को यही नहीं पता होता है वो ले कौन सा कंपाउंड रहे हैं। जब किडनी फेल होती है, लिवर फेल होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही नहीं बता पाते हैं यार ये कंपाउंड से हमारी किडनी फेल हुई है तो इसका कुछ कर लो। डॉक्टर को सब कुछ स्टार्ट से करना पड़ता है तो राइट। पता ही नहीं है लोगों को। अब जैसे सपोज करिए ना कोई भी एक बॉडी बिल्डर है मेरे पास, अगर वो इंजेक्शन लगवाता है स्टेरॉइड्स के और उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर के पास जाएगा, ये थोड़ी बोलेगा मैंने इंजेक्शन लगवाए थे इसलिए मेरी बॉडी खराब हो गई। डॉक्टर को दिख रहा है मस्कुलर सा बंदा है, बॉडी बिल्डर है, पूछेगा क्या करते हो, बोलेगा प्रोटीन पाउडर लेता था। कौन घर वालों के सामने बोल देगा कि अरे नहीं मैं तो रोज जिम में जाके इंजेक्शन लगवाता था। तो बुरा कौन बना? प्रोटीन पाउडर। और थे भी, ऐसा भी नहीं कि प्रोटीन पाउडर्स बुरे नहीं थे। राइट। तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से ना प्रोटीन पाउडर को बहुत ख़राब रेपुटेशन मिली हुई है। अगर वे प्रोटीन इतना ही ख़राब होता तो सेरेलैक में थोड़ी होता, अगर वे प्रोटीन इतना ही ख़राब होता तो मदर्स मिल्क में थोड़ी होता, राइट। और दूध से थोड़ी बना हुआ होता। तो उस वजह से प्रोटीन और स्टेरॉइड्स दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं और ये डिफ्रेंसिएशन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि रेगुलेटेड इंडस्ट्री भी नहीं है वो। अच्छे ब्रांड्स पे जाओगे, बड़े ब्रांड्स पे जाओगे, ब्रांड को रेपुटेशन संभालनी होती है अपनी, वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी। अगर आप अच्छे ब्रांड्स पे जाओ, 90% ब्रांड्स आजकल स्कैनर देते हैं कि पहले स्कैन कर लो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसीलिए तो पड़ी। राइट। तो वो स्कैनर वाले प्रोडक्ट्स ले लो, स्कैन करके पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट पहले से किसी ने यूज़ कर रखा है या फिर वो डब्बा पहला आपके पास फ्रेश आया है। थोड़ा बहुत बच जाएंगे, बहुत अच्छे ब्रांड्स या बहुत अच्छे स्टोर्स पे से लोगे तो और कम हो जाएंगे चांसेस। तो दैट्स व्हाई प्रोटीन पाउडर हैज़ अ वेरी बैड रेप इन इंडिया। मेल्स और फीमेल्स के फिटनेस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है? सो अगर हम स्पेसिफिक जो लोग रेगुलरली जिम जा रहे हैं उनके बारे में बात करें तो मेल फीमेल ट्रेनिंग 90% सेम होती है। ओके। 10% डिफरेंस आता है कि फीमेल्स कुछ भी कर लें वो अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल नहीं बना सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 0 से 10 तक जाना ईजी है, 10 के आगे 15 तक जाने में 15 साल लग जाता है कंपेयर टू मैन। ओके। लोअर बॉडी में फीमेल्स मेन जितनी मसल्स बना सकती हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा चौड़ी हो सकती हैं, मस्कुलर हो सकती हैं, बल्कि हो सकती हैं। राइट। तो जब जहाँ पर से मेरा आउटपुट कम है वहाँ पर फीमेल्स यूजुअली मैन जैसे ट्रेन करती हैं हमारे यहाँ कि 5 दिन अपर बॉडी ट्रेन कर रही हैं, 1 दिन लेग्स ट्रेन कर रही हैं, आधी बॉडी है वो। तो वो चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी है, 5 दिन लोअर बॉडी ट्रेन करो, वहाँ का आउटपुट ज़्यादा है, मसल का स्कोप ज़्यादा है बढ़ने का, और 1-2 दिन आप अपर बॉडी ट्रेन करो। दैट इज़ वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज़ कि कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिम में बहुत सारी फीमेल्स ना श्रग्स करते हुए पाई जाती हैं। ये एक एक्सरसाइज होती है, बहुत शौक से लगाई जाती है और बहुत सारे लोग लगाते हैं। मेरे पास ऐसे 10 से 12 फीमेल क्लाइंट्स रहे हैं जिन्होंने आके बोला सर ये मसल कम करवा दो, कुछ भी चलेगा ये मसल कम करवा दो। जो चीज़ एक बार बन गई उसको कम कैसे करेंगे? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब जब भी आप कोई भी मसल को ट्रेन करोगे तो बन जाएगी, एंड फीमेल्स यूजुअली प्रेफर नहीं करती हैं कि ये मसल रहे, बहुत मस्कुलर सा लुक रहे। जब चाहिए ही नहीं तो हम कर क्यों रहे थे? हाँ, बेसिक फिटनेस, बेसिक हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, बट यार बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ऑफ शोल्डर नहीं पहन पा रही हो कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, ये तो बहुत चौड़े हो गए हैं।
अब ये मसल्स नहीं चाहिए थी ना बनाने के लिए, तो फिर क्यों एफर्ट ही क्यों जा रहा था, राइट, समझना मुश्किल है। मतलब इट इज़ इर्रिवर्सिबल अगर एक बार गलत बन गई तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम इरिवर्सिबल है। ओके। 6 महीने कुछ नहीं करोगे, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे, तो शायद वापस नीचे हो हाउ जाए, इज़ इट कम हो पॉसिबल जाए। टू नॉट मूव इट एट ऑल? लाइक हाउ वुड यू नॉट मूव योर शोल्डर्स फॉर 6 मंथ्स? प्रोबब्ली बेड पे पहुँच गए हॉस्पिटल में, लाइक पहुँचना नहीं चाहिए, बट कहीं पहुँच गए तो शायद। और उस केस में भी जल्दी से वापस बन जाएगी, जैसे ही मूव करना स्टार्ट करोगे। मसल्स केयर में ये अच्छी चीज़ होती है, कर्म व्यर्थ नहीं जाता, जो बनी बनाई मसल है, वो फटाफट से बॉडी वापस भी बना लेती है। राइट, सिर्फ़ रिकवरी होती है। मसल एक ही बार बनती है, रिकवरी होती है बाद में। इज़ इट? नहीं, थोड़ा बहुत श्रिंक भी होती है, अब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी धीरे-धीरे कम होती है, लेकिन ओके, ओके। बहुत धीरे-धीरे कम होती है और वापस से ग्रो करना बहुत ईज़ी होता है। सो आपने अगर एक बार वर्कआउट किया, बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जैसे टीनेज में वर्कआउट करते थे, 20s में वर्कआउट करते थे। ये लोग जैसे ही वापस जिम जाते हैं ना, इनका मसल इनिशियली बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत जल्दी फिट दिखने लग जाते हैं ये लोग। वो इसीलिए होता है कि जो पुरानी मेमोरी थी बॉडी की, वो थोड़ी बहुत यूज़ में आ पाई है। अब 10, 15, 20 साल की इनएक्टिविटी में वो सारी की सारी मसल्स तो बॉडी शेड करेगी ही। राइट, बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर फीमेल्स ध्यान दें इन चीज़ों पे कि वही चीज़ों को ट्रेन करें जो चाहिए बनाने के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा-सा प्रॉब्लम है कि जितने लोग अच्छे से डेडिकेटेड होके उनके ट्रेनर्स का वर्कआउट फ़ॉलो करते हैं ना, वो उनके ट्रेनर जैसे दिखने लग जाते हैं। 90% आप जिम में जाएँगे, 90% डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को देखना, वो उनके ट्रेनर के जैसे ही दिख रहे होते हैं। नाउ मेल्स के लिए सब सही है, बट फीमेल्स भी वैसे ही दिख रही हैं, इसका सेंस नहीं लग रहा है मुझे। और वो वैसे तो नहीं दिख सकते, ऑब्वियसली अपर बॉडी में उतनी मसल तो नहीं बना सकते वो, लेकिन फिर भी लोअर बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ जहाँ बन सकती थी, जहाँ मसल मास हमारा मेन एम है। जितना मसल होगा, उतना फिट, उतना हेल्दी, उतना लंबा आप जी पाओगे। आई मीन ऐसे लंबा जी पाओगे सिर्फ यार, आई अंडरस्टैंड सबको लंबा नहीं जीना है, बट इट्स अ फैक्ट, सबको दैट्स ऐसा ही होता है। बट लंबे से ज़्यादा ना, वो बहुत दर्द भरा जीवन हो जाता है 30s 40s के बाद। बहुत पेन में लाइफ हो जाती है अगर आपके पास मसल मास ओवरऑल कम है। तो इसीलिए मसल मास भी ज़रूरी है टू लिव अ क्वालिटी लाइफ। राइट, लाइक एब्सोल्युटली। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड रिटायरिंग एट द एज ऑफ 45 अगर मैं 45 के बाद वर्ल्ड टूर करने लायक ही ना बचूँ। एंड ऑल्सो 40s-50s के बाद उन लोगों को डर भी लगता है कि अगर हम जिम जाएँगे तो फिर अ, हमें अलग-अलग प्रॉब्लम्स और ज़्यादा स्टार्ट हो गई तो जैसे हार्ट अटैक और ये सब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, डर सही भी है। जिस तरह से अनरेगुलेटेड सा एनवायरनमेंट था पहले, राइट, उस वजह से थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए ताकि आदमी एकदम से बहुत ज़्यादा खुद को पुश ना कर जाए। एकदम से बहुत ज़्यादा खाओगे, वॉमिट होगा, सेम वे में एकदम से बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लोगे, बहुत बॉडी पेन भी होता है, वो बहुत डरावना सा स्टेट है और एकदम से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी तो नहीं है। राइट, जो बंदा 40s में, उसको 1 साल में पतला क्यों होना है? या 1 साल में बिल्कुल शाहरुख खान क्यों दिखना है? नहीं दिखना है। उसको राइट। 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, चलेगा, बस फिट रहना है, हेल्दी रहना है। अच्छा, यंगस्टर्स का एक और चीज़ होता है, उनको मैं बोलूँ यार 40s के बाद आपका मसल लॉस स्टार्ट होगा, तो थोड़ा-सा अगेन डिस्टेंट गोल लगता है ना, कोई भी क्यों 40s के बाद की चिंता करे। बट जिस हिसाब से हम अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल आजकल जीने लग गए हैं, हो सकता है वो 40s हमारा 30s पे आने लग जाए। लाइक पोस्ट कोविड सिर्फ़ एक छोटा-सा कंपैरिज़न करो कि कितने लोग पहले 40s 50s में हार्ट अटैक वाली चीज़ों के साथ प्रॉब्लम में पड़ते थे और कितने लोग अब लेट 20s या 30s में भी पड़ने लग गए हैं। राइट, तो अब इतने अनहेल्दी हो गए हैं हम कि हमारे लिए वो 40 शायद 30s में आ जाए। तो इसलिए भी हेल्दी रहना, फिट रहना ज़रूरत हो गई है, नेसेसिटी हो गई है। आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रेग्नेंट लेडीज़ हुँ, और पीपल हू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। उन फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है और क्यों? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल्स हू आर वांटिंग टू कंसीव, वो अगर अपनी मसल्स या स्पेशली कोर मसल्स को ठीक से अगर ट्रेन करेंगी या फिर ठीक-ठाक स्ट्रेंथ भी अगर उसमें मेंटेन कर ली, तो जो बच्चे की हार्ट बीट डेवलप ना होना या बीच प्रेगनेंसी में जो बहुत डेंजरस से बहुत सैड से इश्यूज़ आते हैं, जिस वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है पूरे 9 महीने, वो सारी चीज़ों को काफ़ी कम कर जाएँगी। ओके, तो एक वो बड़ा मोटिवेशन है। सेकेंडली, जब आप प्रेग्नेंट हो भी, तब भी वर्कआउट्स, मसल्स
ये सारी चीज़ें और स्पेशली फिटनेस अगर आप एक्टिव रखोगे तो बर्थिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत कम पेनफुल होगा आपके लिए, बहुत कम रिस्क होगी उसके अंदर। लाइक नाउअडेज़ हम लोग कम स्टोरीज सुनते हैं, इसलिए हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कितना ज़्यादा रिस्क होता है फॉर अ फीमेल टू लूज़ हर हेल्थ, सैनिटी और लाइफ। तो ये पूरा रिस्क दोनों एंड से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी इफ़ यू हैव गिवन अ proper childbirth out of your entire body, that's a big thing, that's the biggest thing that like is humanly possible to Right. do. अब उस फिनोमेना के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, अगर आपके मसल्स कोर के या चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए ठीक से, या फिर आपके इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ओपन अप किया था एक चाइल्ड ने, वो वापस से उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रही हैं या वहाँ की मसल्स यूज़ नहीं हो पा रही हैं, तो यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम विद इन द लाइफ एज वेल। एंड उसके बाद सेकंड चाइल्ड आप सोच भी नहीं पाओगे कभी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद ना वो लोग प्रॉपरली इमोबाइल हो जाते हैं, वो लोग चलना फिरना भी बंद कर देते हैं। 4 साल हो गए हैं चाइल्ड बर्थ का भी फर्स्ट मंथ वाली प्रिकॉशन पे जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी ही उतनी वीक हो गई है। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वर्कआउट्स शुड बी डन, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी यू शुड बी डूइंग वर्कआउट्स। योर डॉक्टर विल गिव यू अ टाइम फ्रेम, इस टाइम के बाद वर्कआउट करना नेसेसरी है, करना चाहिए। नेसेसरी है वो, ऑप्शनल नहीं है। Also, if अगर strength training proper, correct me if I'm wrong, okay, अगर strength training while the woman is pregnant properly की जाए तो उसको normal delivery easier पड़ती है, हाँ, डेफिनेटली द मतलब they don't रीज़न go for व्हाई operation. we are not able to go for a normal delivery in most of the cases is because the muscles of the body or the body itself is incapable of bearing that child or pushing that child out by itself. Okay. कोर मसल्स, कोर की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली 10 में से 8 केसेस होंगे ऐसे जिसमें व्यक्ति अगर फिट होता या चाहता पहले से फिट रहना तो नॉर्मल बर्थ कर पाता। बट 10 में से 8 केसेस या आई थिंक 9 9.5 केसेस नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पाते हैं आजकल। पहले होते थे पहले, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता था, और इसलिए मैं 10 में से 8 वाला फैक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि 2 का रिस्क तो पहले भी रहता था। कुछ केसेस अभी भी रहेंगे कि आप कितना ही फिट हो जाओ, आप नॉर्मल बर्थ के केपेबल नहीं हो तो नहीं करना भी चाहिए, नहीं पुश करना भी चाहिए, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। बट 10 में से 8 फीमेल्स कैन एक्चुअली, और लाइक से 70% ऑफ द फीमेल्स कैन एक्चुअली गो फॉर अ नॉर्मल बर्थ इफ देयर कोर इज फिट इनफ, इफ देयर बॉडी आर हेल्दी इनफ टू बी एबल टू डू दैट। राइट। हर इंसान को डेली कितना प्रोटीन लेना ज़रूरी है? सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने किलोग्राम बॉडी वेट उतने ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बेयर मिनिमम। 70 किलो के इंसान को 70 ग्राम प्रोटीन लेना दिन में आवश्यक है। अब ऑन एन एवरेज हमारी इंडियन डाइट में एक 70 किलो का इंसान कितना प्रोटीन कंज्यूम करता होगा, आप बताओ? आई डोंट नो। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम मैक्स। ओके, लेस देन हाफ। लेस देन हाफ ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक अच्छे हेल्दी इंडिविजुअल को जिसको मसल्स ग्रो करनी है वो 2 ग्राम्स भी ले सकते हैं। वो 70 ग्राम की जगह 140 ग्राम्स लेना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको मसल्स बनानी हो, और हम लोग लेते हैं 30-35 एट द वेरी बेस्ट। 1/4 भी नहीं हो रहा है हमारी रिक्वायरमेंट का। राइट। तो फिर क्यों ना हेयर लॉस हो, क्यों ना नेल्स की ग्रोथ कम हो, ये सब प्रोटीन से ही तो बनी हुई चीज़ है ना। तो फिर कहाँ से मसल्स बनेंगी, कहाँ से हेल्दी रहेंगे? क्यों ना हो 30 की एज के बाद मसल लॉस, क्यों ना पॉस्चर बिगड़े। राइट। पोस्चर बिगड़ता भी प्रोटीन जब कम होता है बॉडी में तो पोस्चर भी बिगड़ता है। हाँ, सो प्रोटीन अगर कम है तो ऑब्वियसली नेल्स ग्रो करना, हेयर्स ग्रो करना, या बहुत बेसिक फंक्शंस तो करने हैं, तो मसल्स में से लिए जाएंगे। मसल तो स्टोर हाउस है बड़ा सा, और जब मसल्स में से प्रोटीन लिया जाएगा तो सपोज करो कुछ मसल्स थी मेरे कंधे के पीछे जो मुझे सीधा खड़े रहने में हेल्प कर रही थी, वो कम हुई तो मैं आगे झुकते जाऊँगा। होता नहीं है ओल्ड एज में। यूजुअली हम ओल्ड एज को इसी से नहीं कोरिलेट करते हैं, लाठी और इससे। वो क्यों होता है? क्योंकि मसल्स कम होते जाती हैं, और अगर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है तो बॉडी मसल्स कम क्यों करेगी? सही बात है। ठीक ठाक रेजिस्टेंस तो सभी कर भी लेते हैं, फिर भी ये तो होता ही है। दैट इज द रीजन।
ऑल्सो प्रोटीन का जो कंजम्पशन है, जैसे वे प्रोटीन है, तो उसका कंजम्पशन किस तरीके से करना चाहिए? पानी के साथ कर सकते हैं, दूध के साथ कर सकते हैं, और क्या 40s और 50s में जो हमारे पेरेंट्स हैं, लेट्स से दिस वाज़ माय मदर्स क्वेश्चन, क्या वो भी कंज़्यूम कर सकती है? सो प्रोटीन, वे प्रोटीन दूध से बनी हुई चीज़ है, ओके। ठीक है? उसको दूध के साथ लो, उसको पानी के साथ लो, उसको आप लेजिट खाने में मिला के लो, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। इट्स अप टू यू, आपको किसके साथ ईज़ी फ़ील हो रहा है। बहुत से लोग होते हैं यार, बहुत ज़्यादा दूध नहीं पचा सकते ना, लेकिन चाय जितना दूध तो पचा सकते हैं, तो हो सकता है वे प्रोटीन पानी के साथ पचा पा रहे हैं, दूध के साथ नहीं पचा पा रहे हैं। आपकी बॉडी बता देगी किसके साथ लेना ईज़ी है, और धीरे-धीरे टॉलरेंस बढ़ेगा। बस अच्छी क्वालिटी का लो, और पानी, दूध, यू कैन हैव इट विथ योर फूड, एनीथिंग वर्क्स। पर ऐसा भी बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से किडनीज़ पर असर पड़ता है, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो शायद और ज़्यादा। वो ज़्यादा का आंसर, वो ज़्यादा को क्वांटिफ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यार जब भी वे प्रोटीन लेते हो, या तो पानी या दूध के साथ लेते हो, दूध में भी काफ़ी पानी है, राइट। और पानी के साथ ले ही रहे हो। अगर आप दिन का 100-200 ग्राम चम्मच से ही नहीं खा रहे हो, और खुद को पानी से भूखा नहीं मार रहे हो, प्यासा नहीं मार रहे हो, तो प्रोटीन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रोटीन एक्स्ट्रा लोगे, जिन्होंने भी लिया है वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी-सी प्यास एक्स्ट्रा लग ही जाती है, राइट। तो आप पानी नहीं दोगे क्या बॉडी को? तो वो नेचुरली ही बहुत सेफ़ है। हाँ, अगर तो आप चम्मच से खा रहे हो, और 1 स्कूप इतना बड़ा होता है 35 ग्राम का। अगर आप 5-5 स्कूप थाली भर के चम्मच से खा रहे हो, तो शायद किडनी खराब हो जाए, तो भी शायद है। तो ज़्यादा की क्वांटिटी हम लोगों ने स्पेसिफ़ाई ही नहीं करी है। राइट। अगर दिन में मैं 50 किलोमीटर भाग लूँ, हो सकता है मेरे घुटने टूट जाएँ। लेकिन इसको ये थोड़ी बोलूँगा कि ज़्यादा भागने से घुटने टूट जाते हैं। तो वो क्वांटिफ़ाई करना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। वे प्रोटीन से किडनीज़ खराब नहीं होंगी, अनटिल अनलेस अगर पहले से किडनी की प्रॉब्लम है, तो फिर वे प्रोटीन सोच समझ के लेना चाहिए। स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो लो। लेकिन अगर मेरी टाँगें नहीं टूटी है, तो मैं बैसाखी क्यों पकड़ूँ? अगर मेरी किडनी अच्छी है, तो मैं वे प्रोटीन क्यों छोड़ रहा हूँ? कितना सिंपल ईज़ी वे है वो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का। यार फुल फ्लेजेड डाइट, अच्छा मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना सब लोग नहीं खा पाते। बहुत से लोग घर पे नहीं होते हैं, और बहुत सी मॉम्स भी आजकल खुद के लिए नहीं बना पाती हैं, और डेफ़िनिटली खुद के लिए नहीं बना पाती हैं, सबके लिए भले ही बना दें। तो फिर यार उस केस में वे प्रोटीन बहुत ईज़ी सॉल्यूशन है, बहुत ईज़ी सॉल्यूशन है एक हेल्दी लाइफ़ जीने का, और उसको हम डिमोनाइज़ करके बैठे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा से शायद खराब हो जाए। राइट। तो इसी चीज़ के ऊपर एक और बात याद आई कि सब लोग वे प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जब हम पेन किलर्स लेते हैं उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? या हम दूसरी मेडिसिन्स जो लेते हैं उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्सेसिव में? हाँ, डेफ़िनिटली लाइक हुँ। से अगर मैं पेन किलर्स के, या फिर छोड़ो, एक छोटे-मोटे खराब एयर ब्रीथ करने के साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ, हुँ, तो हुँ। शायद वे प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सरपास हो जाएँगे। एंड राइट। खराब एयर में स्मोकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ की जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्मोकिंग बहुत छोटी-सी सॉरी, वे प्रोटीन बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम लगेगी अगर मैं खराब एयर क्वालिटी से होने वाली बीमारियों की बात करूँ, या खराब एयर क्वालिटी से होने वाली प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो। फिर हम पेन किलर्स ज़्यादा लेने से पहले नहीं सोचते, और पेन किलर्स लेनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि शायद मसल्स पे ध्यान नहीं दिया, राइट। और मसल्स पे ध्यान दे पाते अगर वर्कआउट करते और प्रोटीन ले रहे होते तो। दुनिया गोल है। कैच 22, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? सॉरी, नहीं, ये वाला चीज़, कैच 22, एक ये जोक था, इसका मतलब क्या है? कैच 22 इज़ कि ये करने से ये हो रहा है, ये करने से ये हो रहा है। वो रील वायरल नहीं हुई थी? ये स्टेप मुझे पता है। प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी में पेन होगा। अच्छा, ये वो वाली बात है कि फ़ोन खराब क्या है, बोलते बच्चे ने किया, बच्चा खराब हुआ, फ़ोन ने किया। यार वो कौन-सा क्वेश्चन था? जिसमें मैंने बच्चे का एग्ज़ाम्पल दिया था आपको। बच्चा पास से टीवी देखता है वाला। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक स्पाइनल प्रॉब्लम होती है स्कोलियोसिस करके, तो उसमें बोलते हैं पोस्चर खराब होता है तो स्कोलियोसिस होता है। हुँ, पर आपने बोला था स्कोलियोसिस है इसलिए पोस्चर खराब है। वो तो बहुत स्पेसिफिक है, नॉट रिलेटेड टू दिस, सॉरी, माय बैड। मुझे अच्छा एग्ज़ाम्पल लगा था, कल मैंने देने के बाद बोला वाह यार! सर बीएमआई इंडेक्स क्या होता है? और कुछ लोग बोलते हैं कि वो फेल है। बीएमआई इंडेक्स एक रेशियो है आपके वेट और आपके हाइट के बीच का। फ़ॉर्मूला सब गूगल कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। अब वो फेल किन केसेज़ में हो जाता है कि बॉडी की हेल्थ 2 चीज़ें डिटरमाइन करती है। एक मसल कितना है,
और दूसरा फैट कितना है। अब फैट और मसल, कुछ लोगों में या तो बहुत ज़्यादा ही फैट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों में बहुत कम फैट होता है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में मसल होता है। सिर्फ वो उन चुनिंदा लोगों के लिए बीएमआई काम का नहीं है, राइट। क्योंकि बीएमआई मुझे ये नहीं बताएगा ना कि सपोज करो मैं बीएमआई के हिसाब से मैं अंडरवेट हूँ, बीएमआई ने ये नहीं बताया ना कि मेरे में मसल बहुत है और मैं बहुत हेल्दी हूँ, वो तो मैं फैट एक्स्ट्रा कैरी नहीं कर रहा हूँ बॉडी में, इसीलिए मैं बीएमआई इंडेक्स के हिसाब से अंडरवेट दिखा रहा हूँ। ओके। बीएमआई में हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में मसल ज़्यादा होना चाहिए और फैट कम होना चाहिए। एवरेज वेट कितना होना चाहिए उसको एम करके एवरेज वेट अगर पहुंच भी गए और मसल ठीक ठाक सा ही है या ज़रूरत से कम है, तो हेल्दी नहीं हुए हो, अनहेल्दी हो गए हो और बीमार पड़ने लगोगे। बहुत से लोग होते हैं फैट लॉस के बाद बीमार पड़ने लगते हैं। राइट। फैट लॉस करने के बाद इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, ज़रा से में सर्दी जुकाम होने लगते हैं, ग्लो खत्म हो जाता है फेस ग्लो का। खत्म हो जाता है। बॉडी हेल्दी होगी तो कहाँ से ग्लो खत्म होगा। राइट। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो हेल्दी दिखेगा। हाँ, मैं शायद थोड़ा बहुत वेट बढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत मसल बढ़ाऊंगा तो आई बी ग्लोइंग मोर, एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बीएमआई स्केल भी मैं शायद बेयर मिनिमम हेल्दी की रेंज में आ जाऊँ। बट ऐसा नहीं है ना कि मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी टपक जाएगा ये व्यक्ति शायद, या बहुत कुपोषित है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिस वजह से बीएमआई से खुद का एम डिटरमाइन करना बुरा है। बीएमआई अगर बोलता है कि आपको अभी से 10 किलो कम करना है, तो वो फैट कम करने की बात कर रहा है। वो ओवरऑल सब कुछ मसल के साथ कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से बीएमआई फेल है। बाकी चीज़ों में बीएमआई इज़ गुड। ओके। एज अ जनरल वे ऑफ सीइंग एट इट, बीएमआई से आप कहाँ हो ये पता करना अच्छी बात है। बीएमआई के हिसाब से अपना गोल सेट करना बुरी बात है। वेट लॉस के पीछे ध्यान मत दियो, वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है, फैट लॉस चाहिए हमें। फैट है जो कल्प्रिट है। सिर्फ वेट लॉस कर भी लिया, हो सकता है शायद हेल्दी ना बचें उसके बाद। राइट। तो दैट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड नोट टू एंड इट। तो सर हम शो के एंड तक आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। इट वाज एक्चुअली वंडरफुल विद द कन्वर्सेशन यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी मस्ती भी हुई आपके साथ। तो या थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारी ऑडियंस को एजुकेट किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक्चुअली इफ एनीवन वांट्स टू लर्न मोर या फिर कुछ भी और डाउट्स हों, so they can pin down in the comments after liking and sharing and subscribing. तो आप पिन डाउन करिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। बिल्कुल, बेशक। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने एंड तक इस पूरे वीडियो को देखा। पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को।